हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का अपने स्टडी विद चंद्रा चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज हम बच्चों जो आपकी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसका जो 5वां पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जो उन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं, करी हैं, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, रेखाचित्र, आलोचना और निबंध, साहित्यिक विशेषताएं आदि, और उनकी कैसी भाषा शैली रही है रचनाओं में, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो निराला जी के बारे में जानने के लिए चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना पाठ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ 1899 में। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। महिषादल जो है वो जगह का नाम है, औपचारिक का मतलब स्कूली शिक्षा। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय से तात्पर्य बच्चों, उन्होंने स्वयं अपने आप ही संस्कृत और बांग्ला और अंग्रेजी भाषा जो है उनको सीख लिया था। इसके लिए उन्होंने कहीं से स्कूली शिक्षा नहीं ली। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। कहने का मतलब है जो उनके नज़दीकी लोग थे, जो उनके निधन पर, उनकी मृत्यु के बाद वो अंदर से टूट चुके थे, मतलब बहुत दुखी हो चुके थे अंदर से। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया, अर्थात निराला जी की जो मृत्यु है वो 1961 में हो गई। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं तो उन्होंने काफ़ी की हैं, लेकिन जो उनकी महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत ही प्रमुख हैं, उनके नाम हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। अर्थात जो उन्होंने आलोचना और जो निबंध का भी लेखन जो किया है, तो उनकी ख्याति जो है वो हम कभी भुला नहीं सकते। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। अर्थात निराला रचनावली के नाम से है एक रचना जिसमें कि 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। हम कह सकते हैं कि जो निराला जी थे वो प्रकृति के काफ़ी नज़दीक थे और उन्हें प्रकृति से काफ़ी प्रेम था। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदित चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। अर्थात बच्चों, जो निराला जी थे उन्होंने जिस वर्ग का ज़्यादा शोषण किया गया और जो पीड़ित वर्ग था, जो दुखी था, या प्रताड़ित जन अर्थात जो बड़े लोगों के द्वारा जिनको दुख दिया जाता था, उन लोगों के प्रति उनकी ज़्यादा सहानुभूति थी। और वो सहानुभूति हमें कहाँ दिखाई देती थी? उनकी रचनाओं में। तो वहीं मतलब ये सहानुभूति का भाव तो था ही उन लोगों के प्रति, लेकिन शोषक वर्ग
शोषक वर्ग से मतलब है जो इन लोगों को दुखी करते थे, जैसे जमींदार हो गए ये लोग, और जो ब्याज पे पैसा वगैरह देते थे, या वो लोग हो गए, या आप किसी भी तरीके से जो पैसे वाले लोग और अमीर लोग गरीब लोगों को दुखी करते थे, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं एक उदाहरण के तौर पर। शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव था। प्रचंड प्रतिकार का मतलब है कि उनके मन में बहुत ही, उनके हृदय में उन लोगों के प्रति बहुत गुस्सा था। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं तो उसे कहते हैं आह्वान, जो बादल को संबोधित करता है, अर्थात बादल को बुलाता है या उसको संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है और दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। अर्थात एक तरफ तो जो निराला जी हैं वो बादल को जो है प्रत्येक जो जन है उसकी प्यास बुझाने के लिए बताते हैं, और दूसरी तरफ है जो बादल की जो नई कल्पना है वो कहते हैं जैसे जब पानी बरसता है और जो बीज होते हैं उनके अंकुर फूटते हैं, नए संसार में आते हैं और एक क्रांति लाते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी कविताओं में बादल को संबोधित किया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। व्यापक मतलब जीवन को एक बहुत बड़े स्तर पर, बहुत ही बड़े स्तर पर कवि जो है वो उसको देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। ललित कल्पना से मतलब है बहुत ही कोमल कल्पना की है उन्होंने, और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। फागुन मास बच्चों, जब आपने देखा होगा फरवरी के बाद जब बसंत आता है और जो ये होली आती है हमारी फागुन मास में पड़ती है, तो उस समय ना हल्की हल्की ठंड होती है और गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, और चारों तरफ आपने देखा होगा बसंत के मौसम की वजह से फूल ही फूल दिखाई देते हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते, कोपले, और एकदम नया नया सा संसार दिखाई देता है। तो ललित का मतलब बहुत ही कोमल और सुंदर बना दिया है फागुन को। किसने? कवि ने, तो अपनी रचना में। तो बच्चों ये हमने देखा जो आपका 5वां पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है, ये दो जो उन्होंने इसमें रचनाएं की हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हमने जीवन परिचय देखा, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।